दोस्तों नमस्कार। आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन एक चुनावी भाषण की तरह नजर आए। क्योंकि इस राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने चार विपक्षी दलों को निशाने पर लिया और निशाने पर लेने का कारण था कि लोकसभा विस्तार विधेयक जो पेश किया जा रहा था संसद में 550 की जगह 850 माननीयों को लाने की जो व्यवस्था हो रही थी, उस व्यवस्था के ऊपर विपक्ष ने एक तरह से अपना वीटो लगा दिया और सरकार की मंशा को कामयाब नहीं होने दिया। सवाल यह है कि इसके पहले भी सदन के अंदर बिल गिरे हैं, सरकार के बिल गिरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कई सारे विधेयकों को, यहां तक कि संविधान संशोधन को भी असंवैधानिक करार दिया है। लेकिन कभी एक ऐसा मौका नहीं आया जब संसद के अंदर जो कार्रवाई हुई है, संसद के अंदर जिस प्रकार से दलों का आचरण वोटिंग के मामले में रहा है, उसको लेकर कोई प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देने आ जाए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पोटा कानून को संसद की सहमति नहीं मिली थी, ज्वाइंट सेशन तक बुलाना पड़ गया था, तब जाकर सहमति मिली। उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं दिया। लेकिन आज जिस प्रकार से संबोधन दिया गया, उससे तो साफ जाहिर हो रहा था कि 4-5 राज्यों के जो चुनाव चल रहे हैं या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, वहां वोटर्स को प्रभावित करने की स्थिति तो नहीं थी या कोई कोशिशें तो नहीं की जा रही थी। आमतौर पर राष्ट्र का संबोधन, राष्ट्र के नाम संबोधन किसी भी प्रधानमंत्री का होता रहा है तो उन प्रधानमंत्री को यही देखा गया कि कोई बहुत ज्वलंत मुद्दा हो, 15 अगस्त जैसा कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो, देश के समक्ष कोई और ऐसा मुद्दा हो जो तत्काल प्रभाव से खड़ा हुआ हो। लेकिन एक ऐसे मुद्दे पर राष्ट्र के नाम संबोधन, जिस संबोधन के भीतर कहीं ना कहीं राजनीति की बू आ रही थी, उससे प्रधानमंत्री अपने आप को बचा नहीं पाए। एक महत्वपूर्ण सवाल इस मौके पर खड़ा होता है। सवाल यह है कि जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, तो क्या आज के इस संबोधन को जो पूरी तरह से विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए लाया गया, क्या उसे चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाना चाहिए? प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से संबोधित किया, उसमें जो भी खर्च आया, दूरदर्शन या आकाशवाणी के लोग या रिकॉर्ड करने वाले लोग गए होंगे, प्राइम टाइम का वक्त प्रधानमंत्री के संबोधन को दिया गया होगा और इन सब के ऊपर उसका जो मौद्रिक मूल्य बनता है, इंडियन करेंसी में जो मूल्य बनता है, क्या उसे भारतीय जनता पार्टी से नहीं वसूला जाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को मनोज झा ने भी उठाया है। सवाल यह है कि 230 सांसदों ने जब सरकार के अधिनियम के खिलाफ, सरकार के विधेयक के खिलाफ वोट दिया, उसमें कई सारे दर्जन भर दलों के सांसद थे। उसमें शरद पवार की पार्टी के सांसद थे, महाराष्ट्र से आने वाली एक और पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद थे, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद थे, उमर अब्दुल्ला की पार्टी के सांसद थे, आम आदमी पार्टी के सांसद थे, वाम दलों के सांसद थे। फिर निशाने पर कांग्रेस पार्टी ही क्यों? निशाने पर तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ही क्यों? निशाने पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ही क्यों? इसलिए निशाने पर क्योंकि इन चारों दलों का जो नाम लिया गया, ये कहीं ना कहीं या तो मौजूदा दौर में चुनावी राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी हैं, या अगले 8-9 महीने में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, वहां के महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी हैं। और कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनावी संभावनाओं पर तुषारपात होता हुआ दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेना और राष्ट्रीय जनता दल को निशाने पर न लेना क्या दर्शाता है? बिहार में चुनाव 2030 में है या फिर उसके पहले 2029 का लोकसभा चुनाव है। इस वजह से तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी को छोड़ दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इस वजह से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया गया। पहली बात तो यह है कि सदन के अंदर कोई भी विधेयक रखा जाता है, उसकी मंशा राजनीतिक नहीं होती। शासन सत्ता में आने वाला दल किसी न किसी समिति की सिफारिश के आधार पर विपक्षी दलों के साथ राय मशविरा करके किसी भी ऐसे विधेयक को पेश करता है जिसे सदन में पास किए जाने की उम्मीद होती है। और खासकर जब विशेष सत्र बुलाया जाता है, तब तो इस बात की उम्मीद ज्यादा होती है कि जो जिस प्रयोजन से, जिस मकसद से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वो मकसद कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के बीच चर्चा का विषय बना होगा। यहां बिल पेश होने के 48 घंटे पहले बिल का मसौदा सांसदों को उपलब्ध कराया जाता है
और फिर उस बिल के मसौदे पर जब आपत्तियां आती है, उस वक्त विपक्षी दलों की चिंताओं को देखते हुए विपक्ष यदि अपने तरह से अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं को तय करता है, तो सत्ता में बैठे हुए सत्तारूढ़ दल को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल एक नई राजनीतिक रवायत है, अमृतकाल के दौर की रवायत है, एक ऐसी रवायत जिसमें सत्ता नाम केवलम ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है और सत्ता के लिए कुछ भी करेगा वाली परिस्थिति मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी की बनती जा रही है। डीएमके जिस राज्य में चुनाव लड़ रहा है, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह साफ दिख रहा है कि इस बिल के खिलाफ जो माहौल बना, लोकसभा में सीटों की संख्या को 300 तक बढ़ाने के एजेंडे के खिलाफ जो माहौल बना, उसमें अनुपात का मुद्दा हो, राज्यों को प्राप्त प्रतिशत का मुद्दा हो या राज्यों को प्राप्त सीटों के आवंटन का मुद्दा हो, इन सब मुद्दे पर कहीं ना कहीं डीएम के एक नैरेटिव सेटर की तरह नजर आया। टीएमसी इसलिए निशाने पर है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का वहां सीधा चुनावी मुकाबला है। अब चूंकि ममता बनर्जी खुद महिला है और एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए महिलाओं के वोट को कैसे हासिल किया जाए, इस मकसद से बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखकर यह विधेयक तो नहीं लाया गया, ये जानते हुए कि यह विधेयक गिरने वाला है। मोटे तौर पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास रखने वाली पार्टी मानी जाती है और विपक्ष से आरोप भी लगाता रहा। वो एक फिल्म का डायलॉग आपने सुना होगा कि फिल्म में 3 चीजों से चलती है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को उसी तर्ज पर देखना हो तो आप यही देख सकते हैं कि ये राजनीति और खासकर नरेंद्र मोदी के दौर की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 चीजों पर अपनी चुनावी सफलता के लिए निर्भर करती है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। हिंदी में कहें तो ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। अब वो ध्रुवीकरण चाहे सांप्रदायिक आधार पर हो, अब वो ध्रुवीकरण चाहे वर्ग के आधार पर हो या क्षेत्रीय आधार पर हो, या वो ध्रुवीकरण अब जेंडर के आधार पर, लैंगिक आधार पर करने की कोशिश हो रही है। आधी आबादी के वोटों को निशाने पर रखकर यदि संसद का इस्तेमाल संविधान संशोधन की मंशा से किया जाए और उसमें आधी आबादी सिर्फ मोहरे के तौर पर दिखाने की कोशिश की जाए, तो जनता को भी चीजें समझ में आती है कि जिस महिला आरक्षण का विधेयक 2.5 साल पहले पारित हो गया, उसको लेकर फिर से हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। परिसीमन को लेकर के सीट बढ़ाने के मुद्दे से जोड़कर और महिला आरक्षण के मुद्दे पर नैरेटिव सेट करने की क्या जरूरत है? क्या इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे के साथ बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में विमर्श का केंद्र बदल दिया है? क्या इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए के नैरेटिव के सहारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी के मॉडल को एक झटके में चुनावी रूप से चित्त कर दिया है? या फिर इसलिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि जिस प्रकार से महिला वोटर्स ने नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में एक बड़ी चुनावी सफलता की बुनियाद रखी, राष्ट्रीय स्तर पर वैसी ही बुनियाद महिला वोटर्स के सहारे रची जा सकती है। ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के इर्द गिर्द यदि चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश होती है, इस सवाल के इर्द गिर्द यदि संसद का बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश होती है और इस सवाल के इर्द गिर्द यदि विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए राष्ट्र के नाम संबोधन की नई परंपरा विकसित की जाती है, तो लोकतंत्र के लिए इसे किस तरह का संकेत माना जाएगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या हमारे किसी भी दर्शक ने कभी भी राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्षी दलों को निशाने पर लेने जैसा चुनावी भाषण करते हुए किसी प्रधानमंत्री को सुना है? आधे दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पिछले 20 सालों में, 25-30 सालों में देश ने देख लिए। खासकर 1995 से लेकर जब से इस महिला आरक्षण का सवाल खड़ा हुआ, तब से आज 2026 तक 3 दशकों में आधे दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री देख लिए गए, लेकिन कभी इस तरह का इस्तेमाल नहीं देखा गया। कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेने के लिए चुनाव का मैदान है, सपा को निशाने पर लेने के लिए चुनाव का मैदान है। वहां जाकर कब्रिस्तान बनना चाहिए तो शमशान भी बनना चाहिए जैसे भाषण दिए जा सकते हैं। वहां जाकर चुनाव में यह कहा जा सकता है कि मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे,
लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष को निशाने पर लिया जाए, इस रवायत को लोकतंत्र का चमत्कार कहा जाए या कहीं न कहीं लोकतंत्र का एक वैसा स्वरूप कहा जाए जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं था, लेकिन देखने की नौबत आ रही है, तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की चुनावी बेचैनी की झलक साफ दिखाई देती है। वो बेचैनी गोल पोस्ट को चेंज होने की वजह से या राजनीति में गोल पोस्ट को बदलने के लिए माहिर माने जाने वाले नरेंद्र मोदी का अपने इस विधा में फेल होने की वजह से, कारण कोई भी हो, डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी से लेकर ताली थाली बजवाने तक और उसके बाद की स्थिति में आप देखें तो बाद के दौर में महिला आरक्षण के मुद्दे तक कई सारे ऐसे मुद्दे आपको दिखाई देंगे जहां सत्ता ने हमेशा गोल पोस्ट बदलने की कोशिश की, लेकिन गोल पोस्ट बदलने की कोशिशों पर कई बार दिखा कि सरकार कामयाब भी हुई, तो कई ऐसे मौके आए जहां सरकार इस पर नाकाम होती हुई भी दिखी। नाकाम इसलिए क्योंकि जनता को भी चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन अब नाकामी के लिए सिर्फ 4 दल जिम्मेदार हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में सत्ता इस सियासत को कहां लेकर जाती है। बहुप्रतीक्षित राष्ट्र के नाम संदेश था, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला यह संबोधन साबित हुआ। आने वाले वक्त में और क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ताली और थाली बजाने के लिए भी खुद को तैयार रहना चाहिए। कल रात के बाद जब से ये बिल गिरा है, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के घर पर या कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन देखा गया है, वो प्रदर्शन और उसके आगे किस तरह का नैरेटिव सेट किया जाना है, आज साफ साफ प्रधानमंत्री के संबोधन से दिखाई दिया। लेकिन मूल मुद्दा यही है, क्या बीजेपी इसको लेकर कोई बड़ा नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि कई सारे मुद्दे पर सरकार से जवाब की प्रतीक्षा है। वो जवाब चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इकबाल को लेकर, जहां पाकिस्तान बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों को सुलझाने में मध्यस्थ बनता दिखाई दे रहा है, चाहे वो ईरान का मामला हो या कोई और मामला हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर अंदर आकर देश के अंदर की परिस्थितियों को देखें तो महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं मौजूदा दौर का अमृतकाल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गोल पोस्ट बदलने की जो कोशिशें हैं, आधी आबादी को न्याय दिलाने के मुद्दे पर, वो गोल पोस्ट बदलने की कोशिशों पर संसद के अंदर की बहस ने तो पलीता लगा दिया और अब किसी तरह से उस पर लीपापोती की मंशा से राष्ट्र के नाम संबोधन दिया जा रहा है। तो देखते हैं उसका नतीजा किस रूप में जनता के बीच, खासकर जो जिन चुनावी राज्यों में अभी चुनाव बचे हुए हैं, उन राज्यों में कैसे सामने आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।